एमपी में बीजेपी की सुनामी पार कर सकती है 150 सीटों का आंकड़ा। प्रदेश भर में कार्यकर्ता मना रहे जश्न। बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी जीत। कांग्रेस के विक्रम बस्ताल को लगभग 80,000 वोटों से हराया। जीत के बाद बोले एमपी के दिल में है मोदी। गोपाल भार्गव, राजेंद्र शुक्ला, बिसाहू लाल सिंह, बृजवेंद्र सिंह समेत शिवराज के कई मंत्री जीते। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल की हार। कांग्रेस की करारी हार के साथ कई बड़े नेता भी पराजय की कगार पर। कुणाल चौधरी हारे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, जीतू पटवारी, एनपी प्रजापति चल रहे पीछे। और छत्तीसगढ़ में भी भूपेश के भरोसे पर भारी पड़ी मोदी की गारंटी। रुझानों में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर रही बीजेपी। रमन समेत कई नेता जीते। भूपेश के कई मंत्री हार की कगार पर। नमस्कार, असेंबली कप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी प्रशिता शर्मा। बिल्कुल है, जिस तरह आंकड़ों की जादूगरी जो यहाँ पर चल रही है, खुशी जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है, अब नतीजे एक के बाद एक मध्य प्रदेश में सीटों के हमारे सामने आने लगे हैं। बिल्कुल प्रशिता, कहा जा सकता है कि समय 5 बज चुका है और जिस तरह से लगातार कांग्रेस दावे कर रही थी कि समय के साथ तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन खासी तस्वीरें बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए प्रशिता, और भी चर्चा करेंगे, उससे पहले ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं। भिंड के अतेर में मंत्री अरविंद भदौरिया हारे हैं। आपको बता दें कि शिवपुरी में कांग्रेस के केपी सिंह भी हारे हैं। प्रशिता, भोपाल उत्तर से आतिफ अकील, मध्य से आरिफ मसूद को जीत हासिल हुई है। सागर के खुरई से मंत्री भूपेंद्र सिंह की जीत हुई है। ग्वालियर के भीतरवार से भाजपा के मोहन सिंह जीते। सागर के नरियावली से प्रदीप लारिया की जीत। पन्ना की तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। तीनों बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। खुशी, बिल्कुल प्रशिता, कहा जा सकता है कि लगातार बढ़त बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। सुबावली से अगर हम बात करें तो बीजेपी के ऐदल सिंह कंसाना यहां से जीते हैं। मुरैना में कांग्रेस के दिनेश गुर्जर ज्वारा से पंकज उपाध्याय की जीत हुई है। रीवा की अगर हम बात करें तो देवतालाब सीट से गिरीश गौतम की यहां पर जीत हुई है और मंडला से संपतिया उइके की जीत भी सामने आ रही है। तो लगातार बढ़त बनाती हुई बीजेपी तमाम सीटों पर नजर आ रही है। प्रशिता, अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें, समय की अगर हम बात करें, देखिए 5 बज चुके हैं, आंकड़े जस के तस बने हुए हैं, खासा फर्क इनमें देखने को नहीं मिल रहा है। भाजपा अभी भी 167 पर और कांग्रेस 62 पर। बिल्कुल खुशी, जिस तरह के शुरुआती रुझान थे कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था, देखिए तो शुरुआती रुझान है, दिन बीतते बीतते तस्वीरें बदल सकती है, आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। मध्य प्रदेश की जनता पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन वो तस्वीरें थोड़ी भी इधर से उधर होती हुई नजर नहीं आ रही है। आंकड़े वही बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए 165 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 64 पर, बसपा के खाते में 1 सीट। तो चलिए इसी के साथ प्रशिता एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर के पाटन से आपको बता दें, यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल की जीत हुई है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने सांसद विजय बघेल को हराया है। अंबिकापुर से चुनाव भी डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हारे हैं। तो देखिए प्रशिता, बड़ी खबर है ये। बिल्कुल, अंबिकापुर से चुनाव हारे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव महज 158 वोटों से चुनाव हार गए। टफ फाइट जिस तरह की बात हम कर रहे थे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही थी, माना जा रहा था कांग्रेस की लहर है, लेकिन बीजेपी कई सीटों पर बढ़त बना सकती है, लेकिन तस्वीरें उलट है। बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, अंबिकापुर से चुनाव हार गए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। हालांकि भूपेश बघेल ने सांसद विजय बघेल को हराया है। पाटन विधानसभा सीट, पाटन की जनता ने भूपेश बघेल पर भरोसा जताया है। बिल्कुल प्रशिता, कहा जा सकता है कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, कांग्रेस के लिए ज्यादा उत्साहजनक ये तस्वीरें है नहीं। चलिए प्रशिता, चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, उसके पहले हमारी सहयोगी का रुख कर लेते हैं। तमाम तस्वीरों हमको साझा करिए, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं सीधा जाना चाहूंगी दिव्या के पास। जी दिव्या। तो देखा जाए विधानसभा सीटों का हाल बताना चाहेंगे और ये बताएंगे कि क्या अभी फिलहाल क्या हाल चल रही है। हालांकि तस्वीरें अब तक ऑलमोस्ट साफ हो चुकी हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए
बीजेपी की, तो 230 सीटों में बीजेपी ने 166 सीटों में बढ़त हासिल की है। वही कांग्रेस में 62 सीट और वही अन्य के खाते में 2 सीटें आई हैं। वहीं भोपाल से आपको बात बताएं, भोपाल की 7 सीटों में बीजेपी 4 सीटों में काबिज है, वही 3 सीट में कांग्रेस। तो सतना की बात करें तो सतना से बीजेपी के हिस्से में 6 सीटें आई हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आई है। इंदौर से बात करें तो इंदौर में 5 सीटें बीजेपी के हिस्से में हैं और 4 कांग्रेस की। तो अगर धार की बात करें तो धार 7 सीट और बीजेपी के हिस्से में 2 सीट हैं और कांग्रेस के हिस्से में 5 सीटें आई हैं। तो देखा जाए अगर निवाड़ी की बात करें तो निवाड़ी में दोनों सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, वहीं बीजेपी के हिस्से में एक भी सीटें नहीं है। और पन्ना, अगर पन्ना की बात करें तो पन्ना की 3 सीटों में बीजेपी 1 सीट पर काबिज है, वहीं कांग्रेस 2, क्योंकि देखा जाए तो तस्वीरें अब बहुत हद तक साफ हो चुकी हैं। नर्मदापुरम में 7 बीजेपी के हिस्से में 4 हैं, वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो, और मंदसौर से बात करें तो मंदसौर में 4 और बीजेपी के हिस्से में 3 हैं और 1 कांग्रेस के हिस्से में आई हुई हैं। तो श्योपुर में 2 और दोनों ही सीट कांग्रेस के हिस्से में आई। और अगर विदिशा की बात करें तो विदिशा की 5 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई हैं। तो ये रहा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का अपडेट। और मंडला की अगर बात करें तो 3 की तीनों सीटें जो हैं वो कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। जी प्रेषिता। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है दिव्या की कांटे की टक्कर जो कही जा रही थी कहीं ना कहीं अब एक तरफा का मोड़ भी ले चुकी है। चलिए प्रशिता, चर्चा को बढ़ाएंगे उससे पहले एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। पैटर्न से सीएम भूपेश बघेल जीते हैं। भूपेश बघेल ने सांसद विजय बघेल को करारी मात दी है। प्रशिता, बिल्कुल कड़ा मुकाबला इस सीट पर भी देखा जा रहा था, क्योंकि एक चुनाव में विजय बघेल भूपेश बघेल को हरा चुके हैं। तो कड़ी फाइट, टफ फाइट मानी जा रही थी इस विधानसभा सीट पर। और इसी के साथ ये सीट छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई थी। लेकिन काका और भतीजे की लड़ाई में काका यहां पर जीते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अंबिकापुर की बात की जाए, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है, परंपरागत सीट कांग्रेस की मानी जाती है। वहां से महज 158 वोटों से चुनाव हारे हैं टीएस सिंहदेव। बिल्कुल कहा जा सकता है प्रशिता के लगातार जिस तरह से चर्चाएं सामने आ रही थी, कड़ी टक्कर की जो तस्वीरें सामने आई थी एग्जिट पोल में, कुछ वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। चलिए प्रशिता, फिलहाल हमारे दर्शकों को बता दें कि मतगणना को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि प्रचंड बहुमत मिला है एक बार फिर से। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के लिए मैं जनता को और कार्यकर्ताओं को और मोदी जी को, ओम माथुर जी को, नड्डा जी को और अमित शाह जी को और मनसुख मंडाविया जी को, नितिन नवीन जी को, अरुण साव जी को, सबको पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री काम तो कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, ये नतीजे क्यों आया? वो काम थोड़ी कर रहे थे, वो तो लूट मार कर रहे थे, वो डकैती डाल रहे थे। उसके लिए भी योजना बनानी पड़ती है। 75 पार का नारा वर्क नहीं किया, दूसरी बार ये 10-10 मंत्री जो है उन्हें हार का सामना। देखिए, मैंने कहा कि अली बाबा 40 चोर, तो अली बाबा 40 चोर की बारात को जनता ने हरा दिया। तो ये थे हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल। कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND 24 रायपुर। तो देखिए, सीएम भूपेश बघेल की जीत हुई और इसी के साथ लगातार छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े हैं वो भी सामने आते जा रहे हैं और कहीं झटका लग रहा है कांग्रेस को तो कहीं जीत की खुशी भी मिल रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि फाइनल आंकड़े क्या कुछ होते हैं। प्रशिता, बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की, अगर हम बात करें एग्जिट पोल के आंकड़े जो हमारे सामने आए थे, टफ फाइट नजर आ रही थी, खुशी नेक टू नेक मुकाबला नजर आ रहा था। लेकिन अभी तस्वीरें बिल्कुल उलट है। यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार कर दिया है भाजपा ने, एकदम तस्वीर बदल दी। और ये माना जा रहा है कि जो मोदी का मैजिक है, जो मोदी का फैक्टर है, जो कैंपेनिंग में हमें दिखा, मोदी की गारंटी, उस पर जनता ने भरोसा जताया है।
खुशी। बिल्कुल प्रशिता, कहा जा सकता है कि तमाम जो तस्वीरें हैं वो काफी सामने आ रही है। चलिए इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे प्रशिता। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, खास मैं परिचय करवा देती हूँ। तो ठीक है, देखिए अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी। सर स्वागत है आपका ID24 में। और इसी के साथ हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर स्वागत है आपका भी। चलिए छत्तीसगढ़ के पैनल का रुख हमारी सहयोगी करवाएगी प्रशिता। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, सत्यप्रकाश भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और रविंद्र सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए, शशांक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। रुक कर लेते हैं सबसे पहले राजपाल सिंह जी आप ही का। तस्वीरें एकदम अब साफ होती नजर आ रही है और खुशी है, मोदी मैजिक है। जी निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमने बात कही थी मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि यह मंत्र जो नारा था ये मंत्र बना और मंत्र सिद्ध हुआ। ये जो आंकड़ा है ये उस मंत्र की सिद्धि बता रहा है। हमने बात कही थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये भी नारा नहीं रहा, मध्य प्रदेश में यह मंत्र हो गया और संकल्प से हम सिद्धि की ओर बढ़े। इस मंत्र को भी हमने सिद्ध करा। मध्य प्रदेश की जनता को यह विश्वास हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उनको मध्य प्रदेश नीचे तक लागू करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में एक मॉडल साबित हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश ने जो योजनाएं शिवराज चौहान जी के नेतृत्व में बनाई, विकास की चाहे गरीब कल्याण की, उन योजनाओं को भी मोदी जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की धरती पर आकर सराहना करने का काम किया, इससे मध्य प्रदेश की जनता के मन में यह विश्वास हो गया कि यह जो विकास का और जनकल्याण का जो सिक्का है, इसके दो पहलू है, एक तरफ मोदी है, एक तरफ शिवराज है, और इन दोनों के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता ने भरोसा किया। उस भरोसे की वजह से हम 165 पार करने की स्थिति में आए हैं। हमने 2013 के आंकड़े से अधिक, वो रिकॉर्ड तोड़ के उस आंकड़े से अधिक पहुंचे हैं। और 2003 में जो हमको बंटाढार और मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ जो वातावरण था, उस समय 2003 के पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के खिलाफ वातावरण था, और उस समय हमें 173 सीट मिली थी, उसके लगभग हम पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और यह जो वहां तक पहुंचने की परिकल्पना है, ये इसलिए साकार हुई है कि मध्य प्रदेश की जनता ने यह माना है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने विश्वास अर्जित करने का चलिए ठीक है, बिल्कुल आपसे और भी प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल मैं रमेश जी के पास आऊंगी, उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें। जवाहर राव से आ रही है खबर, जीतू पटवारी हारे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के मधु वर्मा ने पटवारी को बात दी है। प्रशिता, ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे। जीतू पटवारी की अगर हम बात करें तो उम्मीदें कहीं ना कहीं थी नहीं कांग्रेस को, लेकिन ये हार का सामना करना पड़ा है, करारी हार है ये। बिल्कुल बड़ी खबर राउत से आपको दिखा रहे, भाजपा के मधु वर्मा ने पटवारी को मात दी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे, जीतू पटवारी, यहां पर नतीजे सामने आ गए। राव विधानसभा सीट से जीतू पटवारी को यहां पर हार का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं हरदा से भी देखिए बड़ी खबर आ रही है। हरदा से कमल पटेल की हार हुई है। डॉक्टर रामकिशोर दोगने से कमल पटेल हारे हैं। तो देखिए लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं प्रशिता, और अब ये तस्वीरें साफ भी होती जा रही है, क्योंकि देखिए समय देखिए 5 बजने को आई है और अब कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ होती जा रही है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। चलिए अब चर्चा की ओर रुक कर लेते हैं, रमेश जी के पास आ जाते हैं। रमेश जी, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये बीजेपी कह रही थी कि 150 तक तो हम पहुंचेंगे, लेकिन ये 165 ये आंकड़ा हमारे सामने है। हालांकि अभी कई सीटों पर परिणाम आने बाकी है, लेकिन फिर भी रमेश जी, निश्चित रूप से ये बात सही है कि ये माना जा रहा था कि 130 प्लस भाजपा होगी और अगर 150 तक पहुंच जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन 150 को क्रॉस करके 165, 66, 67 तक जो लीड आ रही है, निश्चित रूप से ये बहुत आश्चर्यजनक है। ये ठीक उसी प्रकार आश्चर्यजनक है। आपने अगर देखा होगा तो मतदाता में बड़ी चुप्पी थी। जो बातें लोग कर रहे थे मीडिया से या सड़क पर या दुकान पर, ये वो लोग बातें कर रहे थे जो राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, किसी के समर्थन में या किसी के विरुद्ध में। मतदाता की चुप्पी थी, और वो जो चुप्पी थी उसका संकेत हमको मतदान के प्रतिशत का बढ़े हुए में मिली। और एक दूसरा इसमें एक आश्चर्यजनक थी कि ये तीनों राज्यों में, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, नगरीय क्षेत्र का मतदान कम हुआ और ग्रामीण क्षेत्र का मतदान बढ़ा। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी ने सावधानी के बतौर जो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में अच्छी लोक लुभावन घोषणाएं की, उसके साथ मोदी जी का जो चेहरा था,
जिसको सांस्कृतिक रूप से कुछ भी हो, इन दिनों पूरे विश्व में, पूरे भारत में मोदी जी का एक अपना आकर्षण है। यदि हम किसी एक योजना की, जैसे लाडली बहना की मध्य प्रदेश में बात हो रही है, महत्वपूर्ण योजना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी तीनों प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है, सीटें इतनी बड़ी हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का जो चेहरा है उसने काम करा, छवि ने काम करा। एक और बात है जो मुझे लगती है, मुझे पता नहीं कितना सच हो, पिछले 3 महीने से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर ट्रस्ट है, विश्व हिंदू परिषद है और संघ के कार्यकर्ता वो गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं और बैठ के कर रहे हैं। तो उससे जो सांस्कृतिक चेतना है, मैं इस भव्य जीत में जो 150 से ऊपर की सीटें आई हैं, इस भव्य जीत में वो जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें किसी राजनीति से मतलब नहीं है, वो केवल राष्ट्र और संस्कृति के लिए समर्पित होकर के गांव-गांव बैठ के कर रहे हैं, अक्षत लेकर के जा रहे हैं, सूचनाएं लेकर के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि दिए जलाओ। मैं समझता हूं उस सांस्कृतिक चेतना के कारण इसका लाभ भाजपा को मिला है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखें, ये जो खबरें आ रही थी तो कोई अगर सनातन धर्म को डेंगू का है तो उसको आप समर्थन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों ने भी थोड़ा बहुत काम तो किया है। एक बार फिर अगर संस्कृति धर्म की हम बात करें, जिस तरह कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आई है बीजेपी पर कि सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति की है बीजेपी ने, लेकिन वो तस्वीरें नहीं है, तस्वीरें बिल्कुल उससे उलट है। रमेश जी, तो चलिए फिलहाल छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं प्रशिता, क्योंकि वहां पर भी टक्कर काफी देखने को मिल रही है। चलिए सीधा सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, तस्वीरें बदल गई है, क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि फिलहाल आपसे जब जब चर्चाएं की जा रही थी, कांग्रेस प्रत्याशियों को यही कह रहा था कि अभी रुकिए, अभी रुझान और भी बदलेंगे क्योंकि अभी समय काफी कम हुआ है, लेकिन अब देखा जाए तो अब समय काफी बढ़ चुका है और तस्वीरें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ज्यादा उत्साह भरी नहीं है, बल्कि अब तो आपके बड़े चेहरे की भी तस्वीरें सामने आ रही है, कई प्रत्याशी, कई बड़े नाम आपके पीछे चल रहे हैं। तो अगर टीएस सिंहदेव जी की बात करें तो अब तो हार का सामना भी उनको बड़ा झटका है ये तो कांग्रेस के लिए। हमको जनता ने आशीर्वाद दिया है 2018 में, हमने 5 साल काम किया, जनता के हित के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, जनता के विकास के लिए काम किया। चाहे उसको आप देख लीजिए 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, तो ये सब हमने काम किया है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो जनता को हमने नहीं छुआ होगा या जनता तक हमारी मैसेज नहीं गया होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी बोला है कि मैं जनता का जो भी ये आया है जनादेश, उसका मैं सम्मान करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ठीक है, उनको जो ऐसा लगा, अब ये बीजेपी ऊपर है कि उन्होंने जो घोषणा की थी वो पूरी करनी पड़ेगी। हम उनके जो जनता ने आशीर्वाद दिया उसका सम्मान करते हैं। 2018 में हमको मौका दिया था, हमने उनका काम, उनके सेवा के पास था। अगर अब ये जो आपके सामने जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर यही है तो ठीक है, हमारी पार्टी और मैं भी एक व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान करता हूँ। और जो हमको अगर विपक्ष में बैठने का जनता बोलती है तो हम उसी हिसाब से विपक्ष के नाते अपना काम करेंगे आगे पास। लेकिन जिस तरह जो दावा कांग्रेस कर रही थी लगातार छत्तीसगढ़ में 75 सीटों का, क्योंकि 2018 में जो नतीजे थे वो भी चौंकाने वाले थे, आश्वस्त थी कि यहां पर भी बहुमत कांग्रेस के खाते में आएगा, लेकिन वो तस्वीरें नहीं है। आंकलन करने की अब जरूरत है कि कहां कमी रह गई, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है, पूरा कैंपेनिंग इसी पर ही फोकस था। देखिए, आपको भी मालूम होगा कि तमाम, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे एग्जिट पोल हो, हर कोई को यही था कि कांग्रेस सरकार वापस आएगी। और हमने भी जो जमीन स्तर पर देखा था, जो मतदान हुआ था, जो लोगों से हमने बातचीत की थी, तो यही था। मगर जैसे होता है साइलेंट वोटर, हो सकता है साइलेंट वोटर ने के कारण ये हुआ हो। तो जैसे आपने बोला, हमारी पार्टी भी उसके ऊपर बैठक होगी, कहाँ क्या हुआ, क्या कमी हुई, क्या हुआ, उसका एक आत्मविश्लेषण किया जाएगा। तो वो तो आगे वाले समय में दिखा कि हमारे कारणों का पता चलेगा जब विश्लेषण होगा कि कहाँ कमी रह गई है, जनता को कहाँ हमने ऐसा मैसेज नहीं जा पाया है, तो उसका विश्लेषण होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि जनता जो जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, उन्होंने अगर हमको बोला है कि आप विपक्ष में बैठिए तो हम उसको स्वीकार करते हैं, एकदम से हृदय से स्वीकार करते हैं। अब मौका बीजेपी पास है कि उन्होंने जो घोषणा की थी उनको पूरा करना है, उनको 5 साल में। चलिए ठीक है, बीजेपी के पास मौका है, बीजेपी से भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन इसके पहले प्रशिता एक बड़ा रुख कर लेते हैं हम। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बयान सामने आया है मतगणना को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आइए सुनते हैं। मोहम्मद से प्रचंड बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के संपूर्ण कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम और आदरणीय मोदी जी की लोक कल्याण योजनाओं का परिणाम है। और हमें पहले दिन से लगा था, मैं जब पहली बार आया, जब मैंने कहा था मैं एग्रेसिव चुनाव लड़ूंगा। सर, कांग्रेस के 10-10 मंत्री जो है उन्होंने हार का सामना, वो निश्चित रूप से हारना था। 5 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 5 साल मात्र खुद का घर भरना, दिल्ली तक पैसा पहुंचाना, 75 पार का नारा वर्क नहीं।
वो तो उनका करना ही नहीं था, झूठ कभी नहीं जबान होता है, उनका कोई नारा वर्क नहीं कर रहा है। तरह से ओम माथुर ने जानकारी दी। ओम माथुर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है बीजेपी की सत्ता काबिज करने के लिए छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और जिससे IND24 ने सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे पहले बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रचंड बहुमत से केवल और केवल बीजेपी के भरोसे की वजह से अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी पर जो लोगों का भरोसा है, इस वजह से छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND24 रायपुर। तो बिल्कुल हर तरफ उत्साह का माहौल बीजेपी में छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। चलिए अब चर्चा करेंगे, हमारे साथ रविंद्र जी भी जुड़े हुए हैं भाजपा की प्रतिक्रिया के लिए। रविंद्र जी, क्या कुछ लगता है ये जादू किसका है? मोदी जी की गारंटी का जादू चल गया या अमित शाह जी की चाणक्य नीति नजर आ गई है छत्तीसगढ़ में? पूरा भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक का जादू चला है, संगठन का, जिन्होंने कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी और अमित शाह जी तो लगातार आके कार्यकर्ताओं को प्रेरित किए और जनता से जुड़ाव किए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इतनी शानदार विजय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अहंकारी शासन का, इस तानाशाही शासन का, इस भ्रष्ट शासन का, इस असफल सरकार को हटाने के लिए संकल्पित थे। इतना मजाक उड़ाते थे कांग्रेस के लोग। मैं इनका आज मजाक उड़ाने नहीं बैठा हूँ, यही सत्य प्रकाश जी बोलते थे 10 सीट पे आ गई ना भाजपा तो बहुत बड़ी बात है। इतना घमंड, इतना अहम नहीं होना चाहिए था लोकतंत्र को। मैं कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को अपमानित नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं को जिस तरह से टारगेट करके जिस भाषा में इस्तेमाल करते थे, उसको जनता स्वीकार नहीं करी। भूपेश बघेल जी ने कितनी बार कहा डॉक्टर रमन सिंह कौन, क्या है वो, उनको तो कोई केंद्रीय पार्टी पूछती नहीं है। और बाद में क्या कहने, अजय जामवाल जी, कौन जाम कौन आम, कब जाम पीते हैं, कब कौन सा, इस तरह की शब्दावली नड्डा जी के लिए। हम तो एक ही नड्डा जानते हैं जो बचपन से खाते थे। आपने मजाक उड़ाया, आपने काम नहीं किया। आप हमको नसीहत मत दीजिए कि हम घोषणा पत्र को पूरा करेंगे। हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, हम आपकी तरह बातों से भागेंगे नहीं कि 2 साल का बोनस नहीं दिया, शराबबंदी, आज वो विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात आज इसका देखिए अंतर क्या है सरकार का। उधर शिवराज सिंह 20 साल से सत्ता में है और प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहे हैं, और कांग्रेस यहाँ मात्र 5 साल के लिए आई थी और बदतर हार के जा रही है। हमको बहुत अपमानित करने की कोशिश करते थे। 10% का अंतर था पिछली बार चुनाव में, हम 13% के अंतर से सरकार में आ रहे हैं। और हमारी 13 सीट थी, 14 सीट, आज 54 सीट में कम से कम 40 सीट जीत के आ रहे। इतनी थी, इनको सीट नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात क्या थी, केवल और केवल इनको अहम था। और एक इन्होंने जो दुष्प्रचार करने की कोशिश किया, छत्तीसगढ़ियावाद, और एक भी व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्यसभा नहीं भेजना, बांटी भौरा खेलना और इधर सट्टा खिलाते रहना, PSC के लड़कों पे अत्याचार, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के में भ्रष्टाचार, महिलाओं को शराबबंदी के नाम पे ठगना, तो ये सब जो रहा इनका, इसलिए इनके पतन का कारण बना। आज मैं एक चीज कह रहा हूँ, बहुत शालीनता से कह रहा हूँ, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जनता के लिए काम कर लीजिए, घमंड को छोड़कर। बहुत घमंड इन्होंने किया, बहुत सत्य प्रकाश, यही कारण है जो रविंद्र जी बता रहे हैं। अरे घमंड वो था 2018 में 14, हम अभी भी 14 पे नहीं गए। आप ये देखिए हालत हमारी 14 जैसी है, तो घमंड क्या था ये दिखता था। दिव्यांग अगर आत्महत्या कर रहे थे, रमन सिंह जी बोलते थे, ऐसी घटना होती थी, तो घमंड वो था। बृजमोहन अग्रवाल जी बंगले में घुसने नहीं देते थे, घमंड वो था, इसलिए 14 पे गए थे। हमने घमंड नहीं किया, हमने काम किया, इसलिए हमारे 14 जैसी हालत नहीं है। कुछ कमियां रह गई होंगी जिसकी वजह से हम सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, मगर वही मैं बार बोल रहा हूँ कि इनका घमंड अभी फिर दिख रहा है। सत्ता मिली नहीं, रविंद्र सिंह जी की भाषा देख लीजिए आप, ये घमंड की भाषा फिर शुरू कर दिए। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इनकी हालत फिर वही होगी। ठीक है, आज ये खुशी मना रहे हैं, मगर 5 साल बाद फिर ये लोकतंत्र का पर्व फिर आएगा। 5 साल बाद जनता फिर से आपसे सवाल पूछेगी। तो ये घमंड इनके अंदर कितना वो दिख रहा है। हमारे अंदर शालीनता थी, हमने काम किया, जनता के हित के लिए काम किया, इसीलिए जनता ने हमको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आप कुछ कमियां रह गई हैं, तो इसलिए 34, 35, 36 में भी बैठा के रखी है, 14 पे नहीं बैठाया हमको। ये दिखता है कि हमने जनता के लिए कम से कम काम किया है। इन्होंने क्या किया था, इनको सोचना चाहिए था उस समय। अब देखिए, अब ये बातें करने के समय नहीं है। ये बात वही है कि रविंद्र सिंह जी, आपको, आपकी पार्टी को अब 5 साल के लिए जनता ने मौका दिया है, उसके बारे में सोचिए। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, वो हम सोचेंगे कि कहाँ कमी रही, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी को छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अपना देखिए, आपको क्या करना है। रमेश जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। तो इस तरह की तस्वीरें अब हमारे सामने है कि तमाम जो बड़े दिग्गज थे कांग्रेस के, वो भी कहीं पीछे तो कहीं हारते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश जी, निश्चित रूप से ये जो अभी देखा जा रहा है,
अभी वाकई ये जो चुनाव परिणाम है ये भाजपा के लिए आशाजनक है, और मैं समझता हूं इन परिणामों के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती अब आने वाली है इन तीनों ही सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, जो योजनाओं को लागू करना है, क्योंकि तीनों ही राज्यों की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि उसको लागू करें। तो मैं समझता हूं ये उत्सव तो ठीक है और एक दूसरे को कहना भी ठीक है, लेकिन अब उन सब चीज़ों पर विचार उनको करना चाहिए कि किस तरीके से वो घोषणाएं को पूरी कर सके। अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई या खामी रह गई तो मान करके चलिए कि जो 4-5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं इसका अंतर पड़ेगा। तो मैं समझता हूं अब ये आरोप प्रत्यारोप का तो समय चला गया, उस आधार पर जनता ने अपना मत भी दे दिया, परिणाम भी आ गया। अब कहीं ना कहीं वो जो नीतियों की तरफ विचार होना चाहिए। राज्यपाल जी, इसी पर प्रतिक्रिया की जो घोषणा की है तीनों राज्यों में मोदी मैजिक चला है तो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इन 5 राज्यों का चुनाव रिहर्सल है 2024 का। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास भी किया और विनम्रता से पूरा करके जनता को अर्पित भी किया है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहले ऐसे नेता है पूरे देश भर के अंदर जो जिन्होंने एक रिश्ता कायम किया है आम जनता के साथ में, जो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, यहाँ की जनता मेरी भगवान है और मैं इसका पुजारी हूँ, और मध्य प्रदेश में मैं सरकार नहीं चला रहा हूँ, मैं एक परिवार चला रहा हूँ। आप देखिए, देश के अंदर आदरणीय रमेश जी भाई साहब भी मेरी बात का समर्थन करेंगे कि नेहरू जी के साथ में चाचा शब्द लगा था, चाचा नेहरू। उसके बाद में शिवराज जी एकमात्र ऐसे हिंदुस्तान की राजनीति में जिनको मामा के नाम से मध्य प्रदेश की प्रजा जानती है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा एक कर्मवीर योद्धा की पहचान है। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता कायम करने का काम किया है, और ये सिर्फ उन्होंने नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी किया। 1980 में जब हमारी पार्टी बनी तो राम मंदिर का हमारा मुद्दा था, 370 हटाने का हमारा मुद्दा था, और जब हम 2023 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में होते हैं और बहुमत में होते हैं तो 1980 में पार्टी की स्थापना के समय लिए हुए वचन को हम भूलते नहीं हैं, हम उसको अक्षर से पूरा करते हैं। तो ये जो हमने विश्वास अर्जित किया है, इस विश्वास की वजह से जनता ने आज हम पर चौथी बार मध्य प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत देने का काम किया है। 2003 में मध्य प्रदेश सरकार के 172 सीटों के साथ हम आए थे, 8 में हम आए, 13 में आए और अभी फिर आए। ये प्रचंड बहुमत से लगातार आना, गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश उस स्थान पे पहुंचा है। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो मैं आज के दिन उन त्रिदेव को नमस्कार करना चाहता हूं, उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। वो त्रिदेव जिनको हमने मतदान केंद्र की इकाई पर बनाया था, हमारा बूथ का अध्यक्ष, हमारा बूथ का BLO और हमारा बूथ का प्रभारी, इनको हमने त्रिदेव बोला था। उस त्रिदेव से सीधी पार्टी कांटेक्ट में रही। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का जो नेतृत्व था, हमारा चुनाव का जो सेल था, वो सीधा उन त्रिदेव से बात करता था। कार्यक्रम यहां से देते थे और वहां मतदान केंद्र पे वो त्रिदेव संपन्न करते थे उसको। इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट से ज्यादा अगर किसी ने मतदान केंद्र की चिंता करी तो मैं गर्व के साथ ये बात कह रहा हूं कि मेरे उस त्रिदेव कार्यकर्ता ने चिंता करी जो बूथ के ऊपर काम कर रहा था। आज की जीत और आज की जो प्रचंड जीत है ये उसको समर्पित है, क्योंकि उस कार्यकर्ता ने मतदान केंद्र को जीता। हमने नारा दिया, हमारे नेतृत्व ने नारा दिया, हमारे माननीय नड्डा जी आए, उन्होंने नारा दिया कि बूथ जीता चुनाव जीता। वो नारा था, उस नारे को मंत्र बनाने का काम उस त्रिदेव ने किया। और उसके बाद में फिर भोपाल के अंदर हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे शुभंकर पार्टी के अध्यक्ष VD शर्मा जी, हमारे केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, ये तीनों की फिर ये त्रिदेव। बिल्कुल। उसके बाद केंद्र में जाएं आप तो मोदी जी, नड्डा जी, अमित जी, ये जो जोड़ियां थी, इन जोड़ियों ने कमाल करने का काम किया। बिल्कुल, नीति नेतृत्व द्वारा तीनों ने ही काम किया है कहीं ना कहीं। चले ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी हम रुख करेंगे, उससे पहले जवाब लेते हैं। भाजपा सह प्रभारी का भी बयान सामने आया, आइए आपको सुनाते हैं नितिन नबीन जी ने क्या कुछ कहा है मतगणना को लेकर। बीजेपी अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ नितिन नबीन मौजूद है। सर, आप आज भारी बहुमत क्या कहेंगे, लाइव बने आप इंडिपेंडेंट? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, जिनके संघर्ष और जिनके भरोसे के बल पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सीएम फेस के बारे में काफी चर्चाएं हो रही है, क्या चर्चा नहीं है भैया? जिसको भाजपा का कमल निशान मिला है वही नेतृत्व करता है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, आने दीजिए, आज जश्न का दिन, आज जश्न मनाए। ये कांग्रेस ने 75 पार का नारा दिया था, अब फेल हो चुका है, कहा जा सकता है। मंत्री फेल हो चुके हैं यार, जिनके मंत्री को नहीं बचा पाए, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भी अभी कांटे के मुकाबले में फंसे हैं, तो उस राज्य के बाकी विधायकों का क्या स्थिति होगा। 75 तो इन्होंने रिटायरमेंट की एज बताया था अपना। जिस तरह से आप देख सकते हैं नितिन नवीन जो हैं वो जिस तरह से भाजपा बहुमत बना रही है, ऐसे कई मुद्दे हैं। अगर हम महतारी वंदन की बात कर लें या हम बात कर लें किसी और अन्य मुद्दों की, तो ये कहीं ना कहीं इंगित हुए इस बार के विधानसभा चुनाव में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके घोषणा पत्र के जरिए जो है आम जनता पर कहीं ना कहीं प्रभाव देखने मिला है। तो साथ ही नितिन नवीन ने जिस तरह से हमें बताया कि क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है उसमें कई जगह पे विकास अवरुद्ध रहा है, लेकिन जहां कांग्रेस एक तरफ 75 पार का नारा दे रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं 40 के आसपास सीटों पर समेटती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं हालांकि देखने वाली बात होगी, जिस तरह से मतगणना जारी है उसमें नितिन नवीन ने जिस तरह से बताया है कि बीजेपी जो है अब भारी बहुमत से सरकार बना रही है, तो देखते हैं कि आगे के ये जो काम किया जाएगा, अब किस ओर जाएगी बीजेपी, किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ को ले जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ अद्वैत नाइक, ND 24 रायपुर। तो नितिन नवीन को आप सुन रहे थे। चलिए एक बार फिर से चर्चा में लौटूंगी। सत्य प्रकाश जी, बीजेपी के तमाम लीडरों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन अगर बात कांग्रेस की करें, आखिर चूक कहां पे हुई है? देखा जाए तो बीजेपी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव मोड में नजर आया था इस टाइम पे। खास अगर बात करें मोदी जी की, मोदी की गारंटी ने काम तो किया है छत्तीसगढ़ में, और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो शुरुआत से ही चर्चा का विषय रही थी कि नहीं दिखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ में, लेकिन पूरा नजारा जो है देखने को मिला है इस बार। केंद्रीय नेतृत्व पूरा अलर्ट था, हमारे पूरे छोटे छोटे कार्यकर्ता अलर्ट था, बूथ लेवल पे क्या अलर्ट था, तो लोगों तक पहुंच नहीं पाया? नहीं, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। मैनेजमेंट में क्या, देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ, भूपेश बघेल जी ने काम किया, इसीलिए तो इनको मोदी जी को सामने आना पड़ा। मतलब प्रदेश में तो कोई नेता ही इनके पास नहीं बचे हुए थे कि जो भूपेश बघेल जी से टक्कर ले सके, तो इनको मोदी को यहाँ पे सीएम बनाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे इनको सीएम जो ढूंढ रहे हैं ना, मोदी जी को लाके यहाँ बनाना चाहिए, छत्तीसगढ़ बनाना चाहिए, MP बनाना चाहिए, राजस्थान बनाना चाहिए, क्योंकि इनके पास तीनों स्टेट में कोई चेहरा नहीं है। तो मोदी जी के चेहरे पर तीनों स्टेट में लड़े थे, तीनों स्टेट मुख्यमंत्री बनाए वो, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जैसे मैं बोला कि ये हमारी पार्टी अब बैठक करेगी, उस पर पूरा आत्मनिरीक्षण होगा कि कहां पे चूक रह गई है। हमने हर चीज किया, चाहे 5 साल काम की बात कर ली, हमने जनता के लिए काम किया, विकास किया, और अगर कहीं पे कमी रह गई उसकी भी हम पता करेंगे, उसकी जो कमी है उसको दूर करेंगे। भाई कोई ऐसा तो नहीं कि चुनाव आगे भी चुनाव आएंगे, लोकतांत्रिक देश है ये, तो इसलिए उसके तहत लोकतंत्र के पर्व ये आते रहेंगे। 5 साल बाद आएंगे, 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो हमारी जो बैठक होगी उसमें सब चीजें निकल के आएंगी। उसके बाद तय होगा कि कहां पे कमी रह गई है, जो कमी होगी उसको दूर की जाएगी। इसमें देखिए चुनाव हारना जैसे चलता था। और एक चीज मैं बोला, जो आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी मैं कहीं नहीं बोलूंगा। एंटी इनकम्बेंसी जैसे मैंने पहले ही बोला, 2018 में था एंटी इनकम्बेंसी, जो 14 पे गया था। हम देखिए विपक्ष में रहते हुए भी हमेशा इतने पे ही रहे। जब हम 15 साल विपक्ष में तब भी यही हमारा आंकड़ा रहता था 35-36। अब सरकार के बाद भी यही है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है, क्योंकि विपक्ष में उतरे थे, अभी सरकार के बाद भी वापिस विपक्ष में आए तो उतरे ही है। तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह गई होगी जनता तक कहीं मैसेज जाने में, तो उसको हम पता करेंगे, उसका जो भी कमी होगी उसको दूर करेंगे। ठीक है, रविंद्र जी से प्रतिक्रिया लेते। देखिए सीएम फेस की चर्चा तो है, मोदी के फेस पे चुनाव तो आपने लड़ लिया। देखिए मोटे तौर पर नहीं, मध्य प्रदेश को मोदी जी के हमारा कोई फेस नहीं होता, हमारा संगठन होता है। हमारा संगठन लड़ता और निर्वाचित जो विधायक होते हैं वो तय करते हैं। अभी मुझे तर्क इनका सुना ना सत्य प्रकाश जी का, तो मुझे बहुत शर्म भी आती है। इतनी निर्लज्जता से बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में मोदी जी को सीएम बना देना चाहिए, और भूपेश बघेल इतने ताकतवर हो गए कि मोदी जी को बुलाना पड़ा। अरे क्या तर्क, उन्हीं को लेकर लड़े थे ना, तो बनाओ ना, तो क्या गलत बोला इसमें? आपको सोचना चाहिए कि प्रदेश में नेता कहाँ है। रमन सिंह जी तो पूछ नहीं रहे, अभी भी नहीं पूछ रहे हो, कहा है रमन सिंह जी? दिखा दो एक फोटो। आप लोग प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में आपको तीनों प्रदेश कहीं नेता नहीं है। मोदी जी को लेकर आना पड़ता है आपको, भैया बाबा जिता दो हमको, आपका ही सहारा है हमारा। तो आपके पास एक ही चेहरा है, और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाइए हर राज्य में जा जाके। बदतमीजी करते हैं डिबेट में। अरे बदतमीजी का गलत बात बोलोगे, बोलूंगा फिर मैं। आप क्या उससे सही बात बोल रहे हैं? अपनी भाषा, अपने आप पर ध्यान रखिए। रविंद्र जी, सत्य प्रकाश जी, एक बार फिर चर्चा में लौटेंगे। फिलहाल रमेश जी का मैं रुख करूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए मध्य प्रदेश से। रमेश जी, जिस तरह के अभी आंकड़े सामने आ चुके हैं, अब कहा जा सकता है कि लगभग तस्वीरें क्लियर ही हो चुकी है, तो कहां देखा जाए कि कांग्रेस की कमी आपको देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर बीजेपी की हम बात करें तो एक सुनियोजित तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही थी। हमने पहले देखा लाडली बहना जैसा कि ये फैक्टर रहा, योजना लाई बीजेपी, महिलाओं को साधा गया। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को पूरी तरह से एक्टिव मोड में लाई है बीजेपी। चुनावी सभाएं, बात अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
की कर ले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर ले, तो जनता से जुड़ने का काम भी किया है बीजेपी ने। लेकिन इन्हीं आंकड़ों में अगर कांग्रेस की हम देखें, इतनी सभाएं हो नहीं पाई है कांग्रेस की, तो कहां आप चूक मानेंगे? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, जिस तरीके से सवेरे अगर सूर्योदय होता है तो उसमें किसी एक पल की भूमिका नहीं होती है, उसमें हजारों पल की भूमिका होती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी काम की सफलता के लिए या असफलता के लिए उसके कारण भी अनेक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर सफलता मिली है इन तीनों प्रांतों में, तो मान करके चलिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का परिश्रम भी है, फिर घोषणा पत्र भी है, फिर चेहरे भी है, फिर मोदी जी की साख भी है। एक बात जरूर मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती की थी, छत्तीसगढ़ में भी गलती की थी और मध्य प्रदेश में भी गलती की थी। जब कांग्रेस ने यह घोषणा की समर्थन मूल्य पर बोनस देने की बातचीत की, तो भाजपा ने संकल्प पत्र में उसका इनकार किया। इसके अलावा किसान ऋण मुक्ति की भी अगर बात करेंगे तो उसमें भी भाजपा ने एक कदम पीछे हटाया। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब कांग्रेस ने बोनस देने की बात की थी समर्थन मूल्य की, तो छत्तीसगढ़ में मंडी में धान की आवक कम हो गई थी और उसके बाद जैसे ही उनकी सरकार बनी तो आवक बढ़ी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वो गलती सुधारी। उन्होंने क्या काम किया कि बोनस की बात कांग्रेस से ज्यादा उन्होंने बोनस की घोषणा छत्तीसगढ़ में भी की और मध्य प्रदेश में भी की और राजस्थान में भी की। इसके अलावा जब लाडली बहना को हम यहाँ कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ में मातृ वंदना या महतारी वंदना योजना कह सकते हैं, उन्होंने अगर 1500 कहे तो इन्होंने कहा कि हम 3000 तक लेकर के जाएंगे। गैस के सिलेंडर को आप देखें कि अगर कांग्रेस ने 500 कहा तो इन्होंने कहा कि लाडली बहना को हम 450 में भी सिलेंडर देंगे। एक भी ऐसी चीज कांग्रेस की नहीं छोड़ी भाजपा ने। तो वो जो काउंटर किया उन्होंने वचन पत्र का अपने संकल्प पत्र से, उस काउंटर से कम दोनों बराबर में आकर के खड़े हुए। वो फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे को, एक और बात मैं बताता हूं, पिछली बार जो गलती की थी भाजपा ने उस गलती को इस बार भी सुधारा। वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। कई बार कार्यकर्ताओं में मतभेद होना स्वाभाविक है। भाजपा में भी ऐसे बहुत से कार्यकर्ता होंगे जो अपनी पार्टी से संतुष्ट हैं, कांग्रेस में भी ऐसे बहुत से कार्यकर्ता होंगे जो अपनी पार्टी से संतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के नेताओं का ये जो कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद वो देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में कुछ भी हो, सिंहदेव जी ने जो कई निराशाजनक बयान दिए, बघेल साहब के बयान, उन दोनों में विरोधाभास रहा। राजस्थान में भी आप देख लें मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट को देख लें। मध्य प्रदेश में अगर आप देख लें तो टिकट वितरण पर कमलनाथ जी ने कहा कि जाकर के फला के कपड़े फाड़िए। तो लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी मोदी जी और अमित शाह जी ने हर उसमें कहा कि आपकी शान कमल, आपकी पहचान कमल और आपका निशान कमल। इसका अर्थ है कार्यकर्ता व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर उठ करके पार्टी के चिन्ह पर आए। ये भी एक भाजपा की रणनीति, यही मैनेजमेंट माना जा रहा है। यही मैनेजमेंट जो है जिसका फल बीजेपी को मिल रहा है इस बार के चुनाव में। बूथ स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं में कसावट लाने से लेकर केंद्रीय नेतृत्व को चुनावी रण में उतार देना और उसके बाद सीएम फेस किसी को प्रोजेक्ट नहीं करना, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो। निश्चित रूप से ये जो रणनीति उनकी रही है और चेहरे को प्रस्तुत ना करना, ये मानकर के चलिए ये उनकी जीत में। यद्यपि मेरा 99% ये है कि मध्य प्रदेश में चेहरा शिवराज ही होंगे, लेकिन उन्होंने शिवराज जी को बाय द वे अगर 1% भी कोई ऐसा कार्यकर्ता है या जनता है जो शिवराज के चेहरे को पसंद ना करे तो उन्होंने बिल्कुल एक कदम पीछे रखा। जबकि शिवराज ने शायद 165 या 175 सभाएं की है पूरे मध्य प्रदेश में, तो वो सक्रियता रही। लेकिन सावधानियां भाजपा ने बहुत बरती, उसका लाभ उनको तीनों प्रांतों में मिला है। बिल्कुल, एक अच्छा मैनेजमेंट वाकई किया है भाजपा ने। चलिए प्रशिता, आप और भी चर्चा करेंगे, उसके पहले हमारे दर्शकों को ये बड़ी अपडेट है हम बता दें। जहां पाटन से आपको सबसे पहले बता दें सीएम भूपेश बघेल को जीत मिली है। यहाँ से भूपेश बघेल ने सांसद विजय बघेल को हराया है। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव हारे हैं, महज 158 वोटों से चुनाव हारे हैं टीएस सिंहदेव। ये बड़ा झटका है खुशी कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में। जिस तरह मतदान के बाद डिप्टी सीएम का बयान आया था कि सीएम बना तो ही आगे चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। उसके बाद अगर ये परिणाम आते कि महज 158 वोट से डिप्टी सीएम अगर
हार का सामना करना पड़ रहा है, तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है ये छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल। और प्रीशिता, बात अगर टीएस सिंहदेव की ही नहीं करें, लेकिन जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, कांग्रेस ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस एक तरफा जीत अपनी मान के बैठी थी अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन तस्वीरें इसके उलट ही नजर आई है। और अब अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ों का सिलसिला है अब थम भी चुका है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन अब उम्मीद है कहीं ना कहीं कांग्रेस की दब चुकी है। चलिए चर्चा की ओर आगे बढ़ लेते हैं। राजपाल जी, आप ही के पास आऊंगी। यहाँ पर भी वही स्थिति है मध्य प्रदेश में, जिस तरह छत्तीसगढ़ में सीएम फेस की बात हो रही है, जो मैनेजमेंट हम उसको मान रहे थे, लेकिन अब तो तस्वीरें क्लियर है, बीजेपी की सरकार आती है तो सीएम फेस की तो वही जद्दोजहद रहेगी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ पर पंचायत स्तर से लगा के तो पार्लियामेंट स्तर तक की पार्टी संगठन की समितियां हैं, और उन समितियों को काम करने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और ये सब समितियां लोकतांत्रिक तरीके से बनती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के तहत इस प्रकार से हम तमाम तरह की समितियों को बनाने का काम कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर चुनाव में टिकट देने का एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव में टिकट देता है। हमने इस चुनाव में ही अगर आप देखेंगे तो अगस्त के महीने में टिकट देने का काम कर दिया था, और किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं हुआ। एक भी टिकट को देने के बाद में बदलना नहीं पड़ा, संगठन के निर्णय को सबने स्वीकार करा। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे यहाँ विधायक दल गठित हो जाता है तो विधायक दल का फिर नेता चुना जाता है, और पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी के अध्यक्ष फिर उसका एक नेता तय करते हैं, और वो नेता मुख्यमंत्री होता है। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम बहुत बखूबी निभाने की स्थिति में हैं, पूरी करने की स्थिति में है, तीनों राज्य में करने की स्थिति में है। कांग्रेस को नहीं दिखेगा मुख्यमंत्री का चेहरा, क्योंकि कांग्रेस को तो सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं। और अभी जो समीक्षा हो रही थी, छत्तीसगढ़ के मेरे कांग्रेस के मित्र जो सत्यप्रकाश सिंह जी बोल रहे थे कि त्रुटि हम क्या है वो देखेंगे, तो त्रुटि, सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि आप हर बात में मोदी जी का नाम घसीटते, और वहीं से माइनस मार्किंग शुरू होती है। देश की जनता मोदी को अपना हीरो मानती है, विश्व मोदी का नेतृत्व तो स्वीकार कर चुका है, और उन मोदी जी को हर छोटे छोटे मामलों में आप घसीटने का काम करेंगे, हर छोटे मामले में उनको क्रिटिसाइज करने का काम करेंगे, तो जनता आपसे चिढ़ेगी। कोई सनातन को गाली देगा और आप उसका सम्मान करोगे तो जनता क्या आपकी पूजा करेगी? तो ये जो बातें हैं ये कांग्रेस नहीं समझ सकती, पर देश का मानस समझता है, देश समझता है। और इतना बड़ा नेतृत्व अगर आज है हमारे पास में, तो क्यों हम उनके नाम का उपयोग नहीं करेंगे? अरे भाई, किसी घर में अगर किसी का विवाह होता है बच्चे का, और दादाजी घर के अंदर है, तो क्या पत्रिका में पहला नाम दादाजी का नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए। ये चुनाव था भाई, चुनाव के अंदर हम जनता के बीच में थे, तो हमारा जो मुखिया है, हमारे परिवार का, हमारी पार्टी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अगर हम उनको आगे नहीं करेंगे तो किसको आगे करेंगे? पाकिस्तान से किसी को लाएंगे क्या? दूसरे देश से किसी को लाएंगे क्या? भाई हमारा नेता है ना, हमारा नेता, और उनकी नीति, उनके कार्यक्रम, उनको हम आगे करके जनता के बीच में गए। अब वो जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री बना देंगे, जिसको चाहेगा हमारा सिस्टम उसको मुख्यमंत्री बनाएगा, और वो काम करेंगे। आज शिवराज सिंह जी चौहान साहब जब 2004 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब वो मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं थे, वो मध्य प्रदेश से सांसद के रूप में दिल्ली में थे, और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे, वहां पर संगठन के पदाधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में काम कर रहे थे। आए, उनको पार्टी ने भेजा, विधायक दल के नेता बने, और आज तक काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी कार्यकर्ता को कुछ भी काम मिल सकता है। यहाँ एक नारा है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम, और हर काम के लिए कार्यकर्ता। भूमिका तय करने का काम हमारा नेतृत्व करता है, और नेतृत्व जब वो भूमिका तय करता है तो उसको अक्षरशः हमारे नेता, कार्यकर्ता सब उसका पालन करते हैं। कांग्रेस लोग समझ भी नहीं पाएंगे, और हम यहाँ शपथ हो जाएगी। ठीक है, सत्यप्रकाश जी का रुख कर लेती हूँ मैं छत्तीसगढ़ का। जिस तरह 2018 के परिणाम सामने आए थे, कांग्रेस में एक तरफा, छत्तीसगढ़ में एक तरफा कांग्रेस को जीत मिली थी, उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए जिसमें मोदी का फैक्टर काम किया था, लेकिन अब 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी का फैक्टर काम कर गया है। सीटें बीजेपी को यहां पर मिलती हुई ज्यादा नजर आ रही है, तो फिर अब जो आगे 24 के चुनाव आने हैं उस पर क्या रणनीति होगी कांग्रेस की? 2024 लोकसभा चुनाव का भी 5-6 महीना है, तो अभी उसके लिए रणनीति बना, तो अभी जैसे मैं बोल रहा कि रणनीति बनेगी, पार्टी के हिसाब से आगे बढ़ेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व
वो बैठ के तय करेगा, सब चीज़ पे विचार विमर्श होगा, उसकी तरह से पार्टी आगे चलेगी। चुनाव जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें हम जाएंगे, लड़ेंगे, जैसा पार्टी के हमारे हम जैसे मैं जैसे छोटे कार्यकर्ता जो आदेश मिलेगा वो काम करेंगे। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि अब आगे हमको कैसे जाना है, कैसे चुनाव में जाना है और हमसे क्या गलतियां हो गई या क्या कमियां रह गई है उसको दूर कैसे करना है। तो ये अब 2-4-5 दिन में आपको आपके मीडिया के चैनल में सब पे आ जाएगा कि हमने उसमें जो क्या बैठक की, उसमें क्या निकला क्या नहीं निकला, उस तमाम चीजें जो है उसमें बैठक होगी, बातचीत होगी, तो जो कमियां होंगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और देखिए एक चीज बोलूंगा कि बार बार मैं बोल रहा हूं कि अगर आप जैसे बोल रहे हैं या भाजपा के जो एमपी से जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं बोल रहे हैं, अरे अगर मोदी मैजिक चलता, मोदी मैजिक जैसे बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में हम 34 पे क्यों हैं? आपका मोदी मैजिक उस समय क्यों नहीं चला? 2018 में, 2014 में आपकी सरकार थी, 4 साल आपकी सरकार थी, मतलब कि रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो मोदी मैजिक उस समय तो मेरे कहने को उस समय तो 2014 में नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तो आप 14 पे चले गए थे। और आज भी अगर मैजिक चलता तो हमको वैसे 10 या 12 में जाना चाहिए था, मगर हमारी हालत तो वैसी है नहीं। और मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि हम जब 3 बार विपक्ष में थे तब भी हम इतने में रहते थे। तो मोदी मैजिक ये छत्तीसगढ़ में कहीं काम नहीं किया है। जैसे मैंने बोला, जनता के पास हमारा मैसेज हो सकता है कहीं नहीं गया हो, कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से हम सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। वो 46 का जादू लेकिन ताकत तो पूरी झोंक दी थी सत्यप्रकाश जी, जनता से जुड़ना, भेंट मुलाकात करना, इमोशनली लोगों से जुड़ना, भूपेश बघेल का, लोगों को कन्विंस करना, भूपेश का भरोसा। जी वही मैं बोल रहा हूं कि हमारी सरकार ने 5 साल काम किया है, जनता के लिए काम किया है। इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी कि 40 लाख गरीब रेखा से ऊपर आए हैं। 5 साल में 65 ज्यादा पुरस्कार केंद्र सरकार ने दिया है। तो ये तमाम चीजें हुई है 5 साल में, हमने करके दिखा। किसान अगर यहाँ समृद्ध हुआ है तो हमने करके दिखा है। सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में अगर कहीं समर्थन मूल्य मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। ये बता दे बीजेपी किसी शासित में अगर इतना धान का समर्थन मूल्य मिल रहा हो तो इनको, बल्कि हमारे उसकी वजह से इनको भी सोचना पड़ गया है। अभी जैसे रमेश शर्मा जी बैठे हैं कि उन्होंने खुद ने बताया कि 2018 में किसानों के बारे में नहीं सोच रहे थे, मगर इनको सोचना क्यों पड़ा? क्योंकि हमने काम किया, हमने किसानों के लिए काम किया, इसलिए इनको सोचना पड़ा इस बार। तो ये यहां तक कि इनके ही नेता अजय चंद्राकर बोलते थे कि 20 क्विंटल धान ही कहीं नहीं होता पूरे छत्तीसगढ़ में और इनको 21 क्विंटल लाना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें जिनको इनको लेके आना पड़ा, क्योंकि हमने काम किया उनके लिए, किसानों के लिए हमने काम किया, तो इनको मजबूरी किसानों के बारे में सोचना पड़ा। ये तो वो लोग हैं जो किसानों को आतंकवादी तक बोल चुके हैं। वहां पे 700 किसानों की शहादत हो जाती तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता। तो इनको मजबूरन आना पड़ा। मगर अब यह है कि छत्तीसगढ़ जनता भी देख रही है कि इन्होंने जो बोला है वो करते कि नहीं करते, क्योंकि इससे पहले भी 21 और 300 बोल के नहीं दिए थे। अब देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमारी पार्टी बैठेगी, उस पर विचार विमर्श होगा, जो भी कमियां होगी उसको हम दूर करेंगे। चलिए रविंद्र जी, जिस तरह कहना है सत्यप्रकाश जी का, निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है और 2018 में अगर कांग्रेस को जीत मिली थी तो सबसे बड़ा श्रेय दिया था कर्ज माफी जो उन्होंने घोषणा की थी। तो ये चुनौती तो थी बीजेपी के सामने छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव में, चुनौती थी और उसका हमने तोड़ भी निकाला। जब 2 साल का हमने बोनस नहीं दिया था, बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया था, हमने नहीं दिया है और हम दे रहे हैं अभी। कर्ज माफी के अतिरिक्त भी हम 3100 रुपए और 21 कुंटल हम धान ले रहे हैं समर्थन पे। और मोदी जी हैं जो 2200 रुपए देते, कभी मनमोहन सिंह ने 50 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ाया था। अब सबसे बड़ी बात है, सत्यप्रकाश जी बोलते हैं कि मोदी जी मतलब मैजिक चलता तो हम इतने पे क्यों आते, 35 पे, ये 0 पे भी आ जाते ना तब भी बोलते कि माइनस पे क्यों नहीं गए। तो हम इनकी तो बातें नहीं मानते। ये तो क्या कहते हैं, मोदी जी के लिए अच्छा करेंगे तब भी गाली देंगे और क्या कहते हैं नहीं भी करेंगे तो ऐसे खाने वाले लोग। इनको मोदी जी के बगैर नींद नहीं आती। और छत्तीसगढ़ में जो अडानी अंबानी करते रहे ना, उसको कोई नहीं समझता था। इसी में फेल हुए मगर जनता से इनका सरोकार था नहीं। जगह जगह मोदी जी, अडानी जी, अंबानी जी, इनका पूरा स्ट्रेटजी वही था। अब मैं सबसे बड़ी बात एक चीज कह रहा हूँ, जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, हकीकत में भ्रष्टाचार का रोल मॉडल बना। आप PSC का देख लो, आप शराबबंदी में जो घोटाला हुआ उसको देख लो, PDS को देख लो, एक नया छत्तीसगढ़ बना भाई। ये गढ़बो नया छत्तीसगढ़ बोल रहे थे और भ्रष्टाचार का छत्तीसगढ़ कर दिया इन्होंने। अफसोस इसी बात का और एक बार बार कह रहे थे कि हम जो घोषणा की है भाजपा करेंगे कि नहीं। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प होता है ना, घोषणा होता है, ठोस कॉन्क्रीट होता है। हम तो 1952-54 में बोलते थे 370 हटाएंगे और जब फुल बहुमत से आया ना तो 370 भी हटाए। ये कांग्रेस की तरह झूठे लोग नहीं है। शब्द एक एक जो संकल्प पत्र का उसको पूरा करेंगे। आप बैठे बैठे देखते रहना और अगली बार फिर हमारी सरकार बन के आएगी। आप चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। जो कहां कांग्रेस जा रही है, 147 साल बूढ़ी जो कांग्रेस है ना, अब पतन की ओर जा रही है। या तो संभाल लो या बदल ही लो। अब छत्तीसगढ़ और पूरा देश एक नए नेतृत्व की ओर जा रहा है और नया विकास की गाथा दिखेंगे। हम आप लोग की तरह झूठे और छल कपटी नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा है।
चलिए निश्चित ठीक है, रहेगा। आपके वादे बहुत है रविंद्र जी। चलिए ठीक है, राजपाल जी का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि समय काफी कम है। राजपाल जी, अंतिम और सीधा सवाल है मेरा कि अब तो लगभग आप आ ही चुके हैं। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और ये मन भी दिखाई दे गया है कि यहाँ पे जनता के मन में क्या कुछ था वो भी दिखाई दिया है। लेकिन अब बात आ जाती है सीएम फेस को लेकर। लाडली बहनाओं ने आशीर्वाद शिवराज भैया को दिया है, आगे क्या फैसला लेने वाला है? अब देखिए, ये तो पार्टी का नेतृत्व फैसला लेगा। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज है, आगे कौन होगा ये मैं तो नहीं कह सकता, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, निश्चित तौर पर भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिलने का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के एक एक जन के हृदय में है, क्योंकि वो कर्मवीर योद्धा है। उन्होंने परिवार चलाने का काम किया। निश्चित तौर पर मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी मिलकर निर्णय लेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चले, रमेश जी से भी इसी पर कमेंट ले लेते हैं जल्दी से कि इमोशनली अगर बात जिस तरह से कही, खुशी ने भी कही कि मध्य प्रदेश की जनता से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इमोशनली जुड़ने की कोशिश की और कई हद तक उसको कन्विंस भी कर पाया है, जिसका नतीजा है ये आंकड़े हमारे सामने है। निश्चित रूप से यही बात है कि कहीं ना कहीं अपनी बात को इन्होंने कन्विंस किया और केंद्र की बात को इन्होंने स्वीकार किया और उससे फिर दोनों ने मिलकर के जनता को कन्विंस किया। तो अब इस संभावना ये है कि ये जो है आपस में तालमेल का, ये आगे भी चलेगा और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज ही या कल तक भाजपा के कोई बड़े नेता यहाँ आए और बैठकर ले और जो घोषणाएं हुई हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर के कोई रणनीति बने, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी, ताकि इसका प्रभाव जो है वो लोकसभा चुनाव पर भी सकारात्मक पड़े। क्योंकि ये इस बार का जो समर्थन है और इनकी जो घोषणाएं हैं वो एकदम जोखिम से भरी हैं वो, क्योंकि अगर उनके क्रियान्वयन में या भाजपा कार्यकर्ताओं के व्यवहार में या नेताओं के व्यवहार में अगर जरा भी अंतर आया, उसका असर वहां होगा। तो मुझे लग रहा है भाजपा ये सावधानी बरत करके कहीं ना कहीं मीटिंगों का सिलसिला अब ये निरंतर रहेगा और ये बंद नहीं होगा। जी बिल्कुल प्रशिता, कुल मिलाकर देखा जाए तो आंकड़े सभी के सामने। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों ही राज्यों में पार्टी की रणनीति क्या कुछ रहती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, रमेश जी ने जिस तरह से कहा कि अब लगभग क्योंकि शाम हो चुकी है, कई सीटों पर नतीजे हमारे सामने हैं, तस्वीरें एकदम साफ है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, लेकिन आगे क्या होगा, जो घोषणाएं की गई है वो रणनीति क्या होगी, और जो तालमेल, जो मैनेजमेंट हमने अभी तक देखा है वो मैनेजमेंट आगे भी रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये रिहर्सल इसको माना जा रहा था 24 का, और सेमीफाइनल का असर निश्चित ही फाइनल पर भी देखने को मिलेगा। देखने वाली बात होगी कि 24 में और क्या कुछ अब नए आंकड़े देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे बने रहिए ND24 के साथ।